नमस्कार। आज हम एक ऐसी संस्था की कहानी में उतर रहे हैं जो समाज की भलाई के लिए बनी थी, लेकिन जिसके अंदर से ही अब कुछ गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पंजाब वक्फ बोर्ड की। जी, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले ये समझना जरूरी है कि वक्फ बोर्ड आखिर है क्या, करता क्या है। हाँ, कई लोगों को शायद इसका अंदाजा ना हो। सीधी सादी भाषा में ये वो संस्था है जो मुस्लिम समुदाय की दान में दी गई संपत्तियों का प्रबंधन करती है, जैसे जमीन, इमारतें, इस तरह की चीजें। हाँ, और इसका मकसद ये है कि इन संपत्तियों से जो भी आमदनी हो उसका इस्तेमाल समुदाय के कल्याण के लिए किया जाए, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य और दूसरे जरूरी कामों में। बिल्कुल, एक तरह का सामाजिक सुरक्षा तंत्र। पर आज की हमारी ये जो पड़ताल है वो बोर्ड के एक पूर्व सदस्य मोहम्मद कलीम आजाद के एक बयान पर आधारित है, और ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि ये कहानी के एक पक्ष। जी, हमें अभी तक इसमें शामिल प्रशासनिक अधिकारी या बोर्ड का जवाब नहीं मिला है। सही बात है। हमारा मिशन आज सिर्फ इन आरोपों की गहराई को समझना है और ये जानना है कि इनके पीछे के बड़े संकेत क्या हो सकते हैं। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। कलीम आजाद के बयान का जो सबसे बड़ा दावा है वो ये है कि पंजाब वक्फ बोर्ड का इतिहास तो बहुत शानदार रहा है, लेकिन आज कुछ नहीं हो रहा। हाँ, आज की तारीख में जमीनी स्तर पर इसका कोई काम नजर ही नहीं आ रहा, जैसे सब कुछ एक जगह आके ठहर गया है। तो सवाल उठता है कि ये ठहराव आया कहां से। आजाद अपने बयान में बिना किसी लाग लपेट के सीधे तौर पर एक खास प्रशासनिक अधिकारी पर उंगली उठाते हैं। एक व्यक्ति पर। हाँ, एक व्यक्ति पर। उनका आरोप है कि इस एक अफसर ने पूरे सिस्टम को मतलब अपनी मुट्ठी में कर लिया है और बोर्ड बस नाम का रह गया है। और यहीं पर कहानी का सबसे चौंकाने वाला पहलू सामने आता है। बयान में कहा गया है कि बोर्ड के जो सदस्य हैं वो सिर्फ मूक दर्शक बनकर रह गए हैं। मूक दर्शक मतलब उनकी कोई भूमिका ही नहीं है। बिल्कुल। सोचिए, एक मीटिंग होती है लेकिन उसमें जो एजेंडा आता है वो कथित तौर पर सिर्फ उस अधिकारी की मर्जी का होता है। और सदस्यों के जो सुझाव होते हैं उनका क्या? नजरअंदाज। बयान में तो ये तक कहा गया है कि सदस्यों को उनकी बातों में ऐसा उलझा दिया जाता है कि फैसले वही होते हैं जो पहले से तय होते हैं। अगर ये सच है तो ये सिर्फ कुछ सदस्यों के अपमान का मामला नहीं है। इसे अगर हम एक संस्थागत नजरिए से देखें तो ये बहुत बहुत खतरनाक है। खतरनाक कैसे? देखिए, किसी भी बोर्ड का मूल उद्देश्य यही होता है कि उसमें अलग अलग क्षेत्रों से आए लोगों के विचार शामिल हों, है ना, ताकि मिलकर सही फैसले लिए जा सकें। एक तरह का चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम। बिल्कुल। लेकिन जब सारी ताकत एक ही प्रशासनिक पद पे केंद्रित हो जाए और बाकी सदस्य बेअसर हो जाए तो उस संस्था की पारदर्शिता और जवाबदेही दोनों ही खत्म हो जाती है। तो फिर वो संस्था एक लोकतांत्रिक संस्था नहीं रहती? नहीं रहते। वो एक व्यक्ति की जागीर जैसी बन जाती है। मतलब आप ये कह रही हैं कि ये सिर्फ सदस्यों के अधिकारों का हनन नहीं है, बल्कि उस पूरी संस्था के वजूद पर ही सवाल खड़ा कर देता है। क्या ऐसा होना आम बात है? देखिए, ये एक क्लासिक टकराव है जो कई सार्वजनिक संस्थाओं में दिखता है। एक तरफ होती है स्थायी नौकरशाही, मतलब वो अधिकारी जो सालों से सिस्टम में है, जिन्हें सारे नियम कानून पता हैं। हाँ, और दूसरी तरफ होते हैं नियुक्त या निर्वाचित सदस्य जो एक सीमित समय के लिए आते हैं। आदर्श स्थिति में तो दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है। आरोप के मुताबिक कई बार अनुभव और नियमों की जानकारी का इस्तेमाल एक हथियार की तरह किया जाता है, जिससे नए सदस्यों को प्रभावी ढंग से काम करने से रोक दिया जाता है। तो ये कोई अनोखी बात नहीं है, लेकिन जब यह हद से ज्यादा बढ़ जाए तो संस्था का उद्देश्य ही विफल हो जाता है। आप पारदर्शिता की बात कर रही हैं, और शायद इसीलिए कलीम आजाद ने अपने आरोपों को हवा में नहीं छोड़ा। उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए एक बहुत ठोस उदाहरण दिया है। अच्छा? हाँ, एक ऐसी योजना का जिसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ना था। ये उदाहरण सुनने में शायद बहुत छोटा लगे, लेकिन जब आप इसके असर के बारे में सोचेंगे तो पता चलेगा कि ये कितना बड़ा मामला था। बताइए। बयान के मुताबिक पिछले बोर्ड ने एक फैसला लिया था कि पंजाब की हर मस्जिद को एक एक रजिस्टर दिया जाएगा। रजिस्टर किस लिए? मकसद बहुत नेक और सरल था। जब भी किसी व्यक्ति की मृत्यु हो तो उसका पूरा ब्यौरा, नाम, पता, आधार कार्ड नंबर उस मस्जिद के रजिस्टर में दर्ज कर लिया जाए। अच्छा, ये तो बहुत ही व्यवहारिक समाधान लगता है। हाँ। जरा इस योजना की खूबसूरती को समझिए। ये एक बहुत ही सरल, मतलब बिना किसी बड़ी तकनीक वाला समाधान था जो एक बहुत बड़ी समस्या को हल कर रहा था। कौन सी समस्या? जरा सोचे उस परिवार के बारे में जिसे किसी अपने के गुजर जाने के दुख के बीच सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटने पड़ते हैं सिर्फ एक मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए। सही बात है। और उसके बिना तो कई काम रुक जाते हैं। बिल्कुल। पेंशन, बीमा, संपत्ति का हस्तांतरण, सब कुछ। ये योजना उसी दर्द और परेशानी को कम करने के लिए थी। और इसका तरीका क्या था? मतलब रजिस्टर में नाम लिखने से प्रमाण पत्र कैसा मिलता? तरीका बहुत व्यवहारिक था। मस्जिद से ये जानकारी वक्फ बोर्ड के सर्कल ऑफिस जाती। ठीक है। वहां से मृतक के परिवार को एक आधिकारिक पत्र जारी किया जाता और उस एक पत्र के आधार पर नगर निगम या संबंधित सरकारी दफ्तर को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने में कोई आनाकानी नहीं होती। तो ये मुस्लिम समुदाय के लिए बहुत बड़ी राहत होती। बहुत बड़ी राहत, जिन्हें अक्सर दस्तावेजों की कमी या प्रक्रिया की जटिलता के कारण मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। ये एक छोटी सी पहल थी, लेकिन इसका सामाजिक असर बहुत बड़ा हो सकता था। लेकिन असल में हुआ क्या? बयान के मुताबिक उस प्रशासनिक अधिकारी ने आज तक इस फैसले को लागू ही नहीं होने दिया। लागू ही नहीं होने दिया? नहीं, एक पूरी योजना जो हजारों लोगों की परेशानी कम कर सकती थी, वो सिर्फ फाइलों में दबी रह गई।
आजाद इसे ही जनहित के कामों को जानबूझकर रोकने का सबसे बड़ा सबूत बताते हैं। और इसमें तो कोई बहुत बड़ा खर्च भी नहीं था। बिल्कुल, बस रजिस्टर ही तो पहुंचाने थे। इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो एक तरफ तो एक जरूरी योजना को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया, लेकिन कलीम आजाद का कहना है कि ये सिर्फ लापरवाही नहीं है। तो फिर क्या है? उनके मुताबिक इसके पीछे एक सोची समझी चाल है। वो अपने बयान में बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करते हैं, सोची समझी साजिश। साजिश? हाँ, उनका आरोप है कि ये सब जानबूझकर इसलिए किया जा रहा है ताकि जमीनी स्तर पर बोर्ड का कोई भी काम दिखाई ना दे। लेकिन क्यों? कोई ऐसा क्यों करेगा? ताकि आम लोग और सरकार में ये धारणा बने कि बोर्ड कुछ कर ही नहीं रहा है, वो पूरी तरह से निकम्मा हो चुका है। और जब ऐसी धारणा बनती है तो संस्था का महत्व अपने आप कम हो जाता है। इस बात में एक गहरा मनोवैज्ञानिक और राजनीतिक पहलू छुपा है। वो क्या? किसी भी सार्वजनिक संस्था की ताकत और प्रासंगिकता इस बात पर निर्भर करती है कि वो जनता के लिए कितना काम कर रही है। अगर कोई संस्था काम करना बंद कर दे तो धीरे धीरे लोग उस पर सवाल उठाना बंद कर देते हैं, उससे उम्मीदें रखना छोड़ देते हैं। और फिर उसके अंदर क्या हो रहा है इस पर किसी का ध्यान नहीं जाता। बिल्कुल, ये एक तरह से संस्था को अंदर से खोखला करने जैसा है। और इसी से जुड़ा आजाद एक और बड़ा सवाल उठाते हैं, जो सिर्फ एक अधिकारी पर नहीं बल्कि पूरे सिस्टम की बनावट पर उंगली उठाता है। वो पूछते हैं कि सरकारें बदल जाती हैं, बोर्ड में नए अध्यक्ष और सदस्य आ जाते हैं, लेकिन एक ही प्रशासनिक अधिकारी का सिस्टम पर इतना मजबूत कब्जा सालों साल कैसे बना रह सकता है? ये एक बहुत ही वाजिब सवाल है। उनका सीधा आरोप है कि इस अधिकारी का एकमात्र मकसद बोर्ड के सदस्यों को उनके अधिकारों से वंचित रखना है, ताकि सारी शक्ति उनके अपने हाथ में बनी रहे। यहाँ पे हम एक बहुत ही दिलचस्प अवधारणा पर आते हैं, जिसे संस्थागत स्मृति बनाम संस्थागत जड़ता कहते हैं। ये सुनने में थोड़ा भारी लग रहा है, इसे सरल शब्दों में समझाएंगी? जरूर। संस्थागत स्मृति या इंस्टीट्यूशनल मेमोरी का मतलब है किसी संस्था में लंबे समय से काम कर रहे व्यक्ति का अनुभव। वो जानता है कि पुराने फैसले क्या थे, क्या काम किया, क्या नहीं किया। हाँ, और ये बहुत मूल्यवान होता है, संस्था को स्थिरता देता है। लेकिन जब यही अनुभव और स्थिरता बदलाव का विरोध करने लगे, जब सिस्टम इतना पुराना हो जाए कि वो किसी भी नए विचार को आने ही ना दे, तो उसे संस्थागत जड़ता या इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया कहते हैं। अच्छा। सोचिए, एक बहुत भारी जहाज की तरह, जिसे सीधा चलाना तो आसान है, लेकिन उसे मोड़ने में बहुत वक्त और ताकत लगती है। और कभी-कभी तो जहाज का कप्तान उसे मोड़ना ही नहीं चाहता। एक तरह का विरोधाभास है। जो अनुभव संस्था के लिए एक संपत्ति होनी चाहिए, वही उसके लिए एक बोझ बन जाता है। बिल्कुल सही पकड़ा। तो इस मामले में आरोप यह है कि जहाज इतना भारी हो गया है कि वो बस बंदरगाह में खड़ा है, कहीं जा ही नहीं रहा। भले ही नया क्रू यानी बोर्ड के सदस्य उसे नई दिशा में ले जाना चाहते हों। और ये सवाल सिर्फ वक्फ बोर्ड का नहीं है, ये हर उस बड़ी संस्था पर लागू होता है जहां स्थायी नौकरशाही और अस्थायी नेतृत्व के बीच शक्तियों का संतुलन बिगड़ जाता है। और बात यही खत्म नहीं होती। अच्छा। इस बयान के अंत में एक चेतावनी भी है, एक खुला ऐलान। कलीम आजाद ने जागते रहो पंजाब, बसते रहो का नारा देते हुए घोषणा की है कि यह तो सिर्फ पहली किश्त है। पहली किश्त मतलब और भी कुछ आने वाला है। हाँ। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि 26 जनवरी से पहले यानी गणतंत्र दिवस से पहले वो वक्फ बोर्ड से जुड़े और भी बड़े खुलासे करेंगे। एक दूसरी बड़ी पोल खुलने की बात कही है। अरे वाह, ये देखते हुए कि आज 13 जनवरी है, ये घोषणा इस पूरे मामले को और भी गंभीर बना देती है। मतलब अगले लगभग 2 हफ्तों के भीतर इस कहानी में और नए मोड़ आ सकते हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ एक आरोप प्रत्यारोप का मामला नहीं रहा, बल्कि एक तय समय सीमा के साथ एक बड़ी लड़ाई का ऐलान बन गया है। तो इस पूरी चर्चा का सार क्या निकलता है? हमारे सामने एक पूर्व सदस्य के बेहद गंभीर आरोप हैं। जी। ये आरोप एक सार्वजनिक संस्था के अंदर गहरे प्रशासनिक संकट, जनहित की योजनाओं को रोकने और नियुक्त सदस्यों को बेबस करने की एक परेशान करने वाली तस्वीर पेश करते हैं। ये सिर्फ एक अधिकारी या एक योजना की कहानी नहीं है। नहीं, ये एक पूरी संस्था के काम करने के तरीके पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती है। और ये हमें एक बहुत गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है। ये मामला सिर्फ पंजाब वक्फ बोर्ड तक सीमित नहीं है। सही है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि जब जन कल्याण के लिए बनाई गई संस्थाएं अंदरूनी राजनीति, सत्ता के खेल या प्रशासनिक बाधाओं का शिकार हो जाती हैं, तो इसकी असली कीमत कौन चुकाता है? जाहिर है, आम इंसान। हमेशा असली कीमत वो आम इंसान चुकाता है जो उस मदद, उस सुविधा या उस प्रमाण पत्र का इंतजार कर रहा है जिसके लिए वो संस्था बनाई गई थी। और ये हमें एक बुनियादी सवाल पर लाके खड़ा करता है। जब सिस्टम के रखवाले ही उसे अंदर से कमजोर करने लगे, तो उस सिस्टम पर जनता का भरोसा कैसे कायम रहेगा? और सबसे जरूरी ऐसी स्थिति में जवाबदेही कैसे तय की जानी चाहिए ताकि ये सार्वजनिक संस्थाएं सच में सार्वजनिक बनी रहें?